आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी की क्लास, जो बायोलॉजी एसएससी जीडी में पूछी जाने वाली है। एसएससी जीडी के बैच के सारे नोट्स हैं जो एसएससी वाला ने जो फिजिक्स वाला के एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पे और उनका पेड कोर्स है, उनके सारे नोट्स हैं। तो उन्हीं नोट्स से हम स्टडी करने वाले हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी। तो हम इसको बड़े आसानी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आज क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं हम? इसमें आज सेल पढ़ेंगे। सेल के बाद सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसके फंक्शन होते हैं, जो उसका संरचना होती है, जो उसके कार्य होते हैं, सेल के क्या क्या कार्य होते हैं, और उसके कोशिकांग होते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं उसको, और कुछ लास्ट में क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो सेल के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि कोशिका क्या है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? कोशिका क्या है। तो कोशिका की बात करते हैं। कोशिका है क्या? तो कोशिका जो है वो एक जीवन की मूलभूत इकाई है। दिस इज द फंडामेंटल यूनिट। ये फंडामेंटल है, इसकी जीवन की मूलभूत इकाई है। और इसकी जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सेल जो है वो एक लैटिन भाषा का वर्ड है। सेल, इसका मतलब होता है, सेल का मतलब छोटा सा कमरा। सेल का मतलब लैटिन भाषा में क्या मतलब होता है इसका? छोटा कमरा। फर्स्ट टाइम जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, वो चाहे एनिमल बींग्स हो, चाहे ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट्स हो, वो सारी चीज़ जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है सारी चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है कि डिस्कवरी किसने की थी। पहली बात है लिविंग सेल। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक मृत कोशिका, एक जीवित कोशिका। तो जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी तो वो मृत कोशिका की खोज। अगर मृत कोशिका की पूछें तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे पूछी जाए कि लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। डिस्कवरी ऑफ इंडस न्यूक्लियस, केंद्र की खोज किसने की थी? एक रॉबर्ट ब्राउन नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। और एक प्रोटोप्लाज्म टर्म है, इसको आगे हम बताएंगे। अभी सिर्फ आप ये देखते जाओ किसने किसकी खोज की थी। तो पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म जो टर्म दिया था, वो प्रोटोप्लाज्म टर्म पुरकिंजे ने दिया था। हम बात करते हैं मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और लिविंग कोशिका, जो जीवित कोशिका है, उसकी खोज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और प्रोटोप्लाज्म जो टर्म दिया था वो पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो कोशिका की थ्योरी दी थी, यानी कि सेल थ्योरी जो दी थी, कोशिका सिद्धांत दिया था, वो दो लोगों ने दिया था। कौन कौन है? वो दिया था स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? पहली बात ये बोलता है कि सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। और दूसरा कोशिका का सिद्धांत ये है कि कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनिज्म है, उसका जो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो यूनिट है, वो मूल इकाई है, वो क्या है? सेल है। यानी कि मूलभूत इकाई क्या है? सेल। और सारी चीज़ जो है वो किससे मिलकर बनी है? वो सेल से मिलकर बनी है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। इसमें दो विद्वानों ने ये थ्योरी दी थी। एक जो स्लाइडेन थे वो प्लांट्स की जो कोशिकाओं पर स्टडी कर रहे थे, और स्वान थे वो एनिमल्स की कोशिका पर स्टडी कर रहे थे। तो स्लाइडेन एंड स्वान, अगर क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जीवित कोशिका की एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं। एक और थ्योरी दी जाती है इसके कोशिका के संदर्भ में। कोशिका के संदर्भ में ओमिनस सेल्यूला ए सेल्यूला, ये रूडोल्फ वर्चू ने दिया था। रूडोल्फ वर्चू का कहना था कि ये कोशिका, इतनी सारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है, ये कोशिका आ कहाँ से रही है? तो उन्होंने बताया था जितनी भी कोशिका नई बनती हैं वो पुरानी वाली कोशिका से ही जीवित होती हैं, पुरानी वाली कोशिका से ही बनती हैं।
जो प्री एग्जिस्टिंग कोशिका है उसी से आने वाली नई कोशिकाएं बनती है। अब इनसे और कोशिकाएं बनती हैं। तो उन्होंने बोला ओमिन, ये जर्मन लाइन में जर्मन में लिखा हुआ है। इसका मतलब वो होता है कि जितनी भी कोशिका बन रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रही हैं, पहले से ही एग्जिस्टिंग सेल से बन रही हैं। ये वर्च्यू नहीं दिया था किसने, वर्च्यू। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। तीनों अब यहाँ पे तीनों साइंटिस्ट के नाम आ जाते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म इज कम्पोज ऑफ वन मोर सेल्स। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक से अधिक सेलों से निर्मित है, यानी कि सभी सेलों से ही निर्माण हुआ है उसका। दूसरा है सेल आर स्मॉलेस्ट। सेल जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। और तीसरी है ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी नई सेल आ रही हैं वो पहले से ही जो उसका उपस्थित हैं उन्हीं से निकल कर नई सेल आती हैं। तो स्लाइडेन, श्वान और वर्च्यू तीनों की ये सेल थ्योरी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब सेल के टाइप की बात करते हैं। सेल कितने टाइप की होती हैं? एक तो होती हैं यूनिसेल्यूलर, एक होती है मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय, एक बहुकोशिकीय। एक कोशिका का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कोशिका हो, सिर्फ ओनली वन। और बहुकोशिका का मतलब होता है एक से अधिक। तो एक कोशिका की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमें उसकी एग्जाम्पल याद करना। तो एक कोशिका के पहला है अमीबा, दूसरा है क्लेमाइडोमोनास, और तीसरा है पैरामीशियम, चौथा है बैक्टीरिया, और एक और आता है इसमें प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी यूनिक सेल्यूलर है। मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो हमारा ह्यूमन बॉडी हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, फंगी हो गए। ये अमीबा का चित्र आप देख सकते हैं। ये सारे कौन से मल्टी सेल्यूलर। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप। जो इनका जो सेल का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है वो इनकी शेप के अनुसार किया गया है। सेल बहुत लंबी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, कुछ किसी भी टाइप की होती हैं। जैसे ये पेशीय सेल है। ये जो न्यूरॉन होती हैं, न्यूरॉन जो तंत्र टाइप की जो न्यूरॉन होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, 1-1 फुट जैसी लंबी होती हैं। और ये ब्लड सेल हैं, ये फैट की सेल हैं। तो काफ़ी टाइप की अलग अलग सेल होती हैं। अगर जो सेल का डिवाइडेशन है वो उनके फंक्शन के रूप में किया गया है कि वो किस तरीके से काम करती हैं। जैसे इसका काम होता है ये तंत्र का न्यूरॉन सॉल का हमारे दिमाग में संदेश को ले जाना, तो ये काफ़ी लंबी होती हैं। और लार्जेस्ट सेल की बात करें, सबसे बड़ी जो सेल है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सेल है हमारे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है जो इनकी सेल के जो कोशिकांग हैं, कोशिकांग जो हैं वो अलग अलग कोशिकांग अलग अलग काम करते हैं, यानी कि उनका अलग अलग लेबर है, उनका अलग अलग वर्क है, उनका डिवीजन जो है, उनको जो बांटा गया है उनके श्रम विभाजन के आधार पर माना गया है। तो सेल ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं? कोशिकांग उसे बोलते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक काम हो, कोई स्पेसिफिक अलग अलग काम कर रहे हो, डिफरेंट फंक्शन कर रहे हो, तो उसको सेल ऑर्गेनिज्म की सेल के पार्ट होते हैं अंदर के। कोशिकांग जो सेल बनी होती है वो उसमें 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं इसको, केंद्र कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं इसको। दूसरे पे आती है न्यूक्लियस, इसको केंद्रक बोलते हैं। ये जैसे किसी ऑफिस का मैनेजर होता है ना, तो ये जैसे हमारे शरीर का दिमाग मैनेजर होता है, दिमाग सारे डिसीजन करता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है वो सेल का मैनेजर होता है। और एक तीसरी चीज़ पे आता है साइटोप्लाज्म, इसको कोश का द्रव्य भी बोलते हैं। ये 3 मेजर जो कंपोनेंट हैं, जो मेजर जो कोशिकांग हैं वो हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। ये साइटोप्लाज्म होता है क्या? साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे ये कोई कोशिका है और कोशिका में ये कोई केंद्रक हो गया। अब केंद्रक के चारों ओर जो लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसको बोलते हैं कोशिका का द्रव्य। कोशिका द्रव्य, जो द्रव्य भरा रहता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और जो ऊपर का आउटर सेल होता है, जो बाहरी आवरण होता है, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या? कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? वही कोशिका झिल्ली। जो सेल होता है, सेल का जो आउटर मोस्ट भाग होता है, जो बाहरी आवरण होता है, उसको बोलते हैं कोशिका की झिल्ली। अब
बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की झिल्ली की बात करते हैं। यह बाहरी आवरण होता है, आउटर मोस्ट कवर होता है। यूनिवर्सल मेम्ब्रेन में मतलब जितनी भी तरह की कोशिकाएं होती हैं, चाहे एनिमल की कोशिका हो, चाहे जीव जंतु की कोशिका हो, सब में पाई जाती है। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और ये सिलेक्टिवली प्रिएम्बल होती है, यानी कि ये कुछ सामान को अंदर जाने देती है, कुछ को अंदर नहीं जाने देती। ये कुछ जैसे CO2 O2 तो ऑक्सीजन को अंदर जाने देगी और CO2 को बाहर निकाल देगी। तो सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देगी और कुछ निश्चित चीज़ों को ही बाहर आने देगी। तो सिलेक्टिव प्रिएम्बल होती है। और ये गैसों को ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसफ़र कर सकती है गैसों को, अपने से अंदर से बाहर जा सकती है। इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं, यानी कि इसी को विसरण बोलते हैं हिंदी में। ट्रांसफ़र वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस परासरण के कारण ये वाटर को भी अपने अंदर से ट्रांसफ़र कर सकती हैं। विसरण क्या होता है? विसरण होता है वही जो अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे ये सेल है, सेल ऑक्सीजन को अंदर लेती है और CO2 को बाहर निकालती है। तो ये सेलेक्टिव कुछ चीज़ों को ही अंदर और बाहर कर सकती है। तो इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया से ये गैसों का ट्रांसफ़र कर पा रही है, उसको बोलते हैं विसरण। थैंक यू। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। और SSC GD के लिए बायोलॉजी की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहीं से पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।